उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक हुई संपन्न। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 12 फैसलों पर लगी मुहर। भाजपा कार्यालय में कोर ग्रुप की हुई बैठक। कोविड काल तक बीजेपी का सिर्फ सेवा कार्यों पर रहेगा फोकस। संगठन फ्रंटलाइन वॉरियर्स को करेगा सम्मानित। मंत्री सतपाल महाराज का सराहनीय कदम। पर्यटन मंत्री ने चिकित्सीय सामग्री कराई उपलब्ध। चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में पीड़ितों की सहायता की। बालकृष्ण ने कहा, रामदेव को किया जा रहा टारगेट। योग और आयुर्वेद को मिटाने की चल रही साजिश। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बालकृष्ण पर बोला हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में आज प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और बैठक सुबह 11 बजे राज्य सचिवालय में शुरू हुई। बैठक में लिए गए 12 निर्णयों की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी है। बैठक में यह फैसला हुआ है कि कोविड को देखते हुए राष्ट्रीय एवं राजकीय खाद्य योजना के अंतर्गत 3 माह यानी जून, जुलाई और अगस्त के लिए 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 25 रुपए प्रति किलो की दर से दी जाएगी। वहीं फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा और इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण विनियमन नियंत्रण 2000 के अंतर्गत राज्य की आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं शांत क्षेत्र में जुर्माने का प्रावधान किया गया है। प्रथम उल्लंघन पर व्यक्ति से 1000, मनोरंजन संचालक से 5000 और होटल संचालक से 10,000 व औद्योगिक एवं खनन के लिए 20,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा। इतना ही नहीं, कोविड के लिए विधायकों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई थी। एक बार में सुदूर क्षेत्र में 25 लाख व्यय की सीमा का प्रतिबंध अब हटा दिया गया है। तो उत्तराखंड में कोविड-19 संक्रमण खत्म होने तक सत्तारूढ़ भाजपा संगठन ही सेवा अभियान पर ही फोकस करेगी। प्रदेश पार्टी कार्यालय में हुई कोर ग्रुप की बैठक में तय किया गया कि संगठन उन लोगों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर सम्मानित करेगा जो कोरोना महामारी में लोगों की मदद और सेवा कर रहे हैं लेकिन अग्रिम कतार में नहीं दिखते। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने पार्टी को ऐसे सक्रिय लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शमशान घाट में अंत्येष्टि करने वाले व्यक्ति और लैब टेक्नीशियन का उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग कोरोना काल में सेवाएं दे रहे हैं। बीएल संतोष ने कोरोना काल में अभी तक के सेवा कार्यों को लेकर संगठन और सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जांचा। उन्होंने पार्टी के 7 मोर्चों और प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली और सेवा कार्यों की जानकारी भी मांगी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सेवा ही संगठन अभियान और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोरोना की दूसरी लहर में सरकार के स्तर पर जुटाई गई स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी दी। सुबह से लगातार निरंतर बैठकों के माध्यम से कुछ जानकारी राज्य के विषय में जो हमने एक अभियान चलाया सेवा ही संगठन पार्ट 2, इसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी लेकर और आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसमें प्रमुख रूप से सबसे पहले मोर्चों की बैठक हमारी हुई है। मोर्चों की बैठक में हमारे जो इसके साथ साथ हमें जो एक अभियान हमने सेवाई संगठन का लिया है, इसके साथ साथ हमें प्रशिक्षण एक विषय मोर्चों को उन्होंने कहा अध्यक्षों को कि आप अपने सारे जिला स्तर तक इस रूप में प्रशिक्षित भी आपका कार्यकर्ता होना चाहिए। तो इस रूप में भी उन्होंने कहा है। पारिवारिक रूप से जो संपर्क आपका है वो पारिवारिक भाव वाला होना चाहिए। और कुछ उन्होंने अन्य जैसा किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, उनको कहा कि विशेष रूप से एक एक हमारा कार्यकर्ता एक एक पर्टिकुलर विषय का इंचार्ज भी बनाकर राज्य के हित में वो उसके स्टडी और अध्ययन करे। उदाहरण के तौर पर यदि किसान मोर्चे का एक एक पदाधिकारी और एक एक पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनिक खेती के लिए, कोई फ्लावर की खेती के लिए, जो वो ऊपर से नीचे तक का अध्ययन करके और राज्य को इस प्रकार के सुझाव भी साथ साथ दे। इसके साथ साथ जो हमने युवा मोर्चे को 2000 ब्लड यूनिट का टारगेट था, अन्य सब मोर्चे को मिलाकर 2000 का अन्य टारगेट भी हमने
फिक्स किया है, वो भी आज की बैठक में, मोर्चों की बैठक में तय हुआ है। इससे अलग जो हमारे फ्रंट लाइन के लोग काम कर रहे हैं, उनको लगातार इस प्रकार से सम्मानित करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनको सम्मान देना, इस प्रकार भी कहा है। साथ साथ ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर जो सबकी नज़र में नहीं है, उदाहरण के तौर पर शमशान घाट में अंतिम क्रिया कराने वाले लोग, जो बिल्कुल पूरी तरीके से अभी तक जानकारी में नहीं थे, वो रात दिन कराते, ऐसे लोगों को भी। तो चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र में कोरोना पीड़ितों की सहायता के लिए पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा चिकित्सीय सामग्री उपलब्ध कराई गई और इनमें 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सतपुली, नौगांव खाल तथा पोखड़ा के अस्पतालों को दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त 100 पल्स ऑक्सीमीटर तथा 100 थर्मल स्कैनर दिए गए हैं और क्वारंटाइन गांवों में लोगों को भोजन व राशन की भी व्यवस्था की गई है। चिकित्सीय सामग्री की मदद से आशा, आंगनबाड़ी की महिला कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जाकर लोगों की जांच करेंगी। बीमारी के लक्षण पाए जाने पर वे चिकित्सकों को सूचना देंगी और चिकित्सक तत्काल उनका उपचार आरंभ कर देंगे। और महामारी फैलने से रोकने के लिए यहाँ संबंधित क्षेत्रों में सुव्यवस्थित कार्य करने के लिए मंत्री सतपाल महाराज ने प्रशासनिक अधिकारियों को हार्दिक बधाई भी दी है और लोगों से विनम्र निवेदन करते हुए कहा है कि वे बीमारी को छिपाएं नहीं, महामारी के लक्षण ज्ञात होने पर चिकित्सक से संपर्क करें एवं उन्हें उपचार में सहयोग करें। आज माननीय मंत्री महोदय द्वारा 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 थर्मल स्कैनर तथा 100 पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल कराए गए हैं। ये माननीय पर्यटन मंत्री द्वारा काफ़ी सकारात्मक। जो सतपाल महाराज जी द्वारा हमें सामग्री दी गई है, हम आशा कार्यकर्ताओं को उसमें थर्मल स्कैनर द्वारिखाल ब्लॉक के 12 हैं और जेरी खाल के 16 हैं और ये थर्मल स्कैनर है और क्या नाम है, पल्स ऑक्सीमीटर है और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जो हमारे शक्ति हॉस्पिटल में रहेगा। और ये हमारा इसलिए सतपाल महाराज जी ने जो है कि जो आशा कार्यकर्ता है घर घर जाके जो होम आइसोलेशन में है उनकी थर्मल स्क्रीनिंग कर सके ताकि हम अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सके। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके द्वारा पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा जैसे सैचुरेशन डाउन हो रहा है तो तुरंत एकदम हॉस्पिटल में कॉल करें या आशा कार्यकर्ता को इन्फॉर्म करें, जो कि डॉक्टर से कंसल्ट करें और फिर आके हमें इन्फॉर्म करें या हॉस्पिटल में आए ताकि हम उनका प्रॉपर इलाज कर सकें। जी सतपाल महाराज जी उनके बारे में राय तो है वो अपना प्रॉपर अपने चौबट्टा खाल जो उनकी विधानसभा है उसमें प्रॉपर एकदम एक्टिव हैं, हर जगह समय से जा रहे हैं, सामग्री वितरण करवा रहे हैं। जहाँ पर जा रहे हैं अभी फिलहाल ये तुम्हारा पार्टीशन ब्लॉक पार्टीशन के लिए उन्होंने 1 लाख रुपये दिया और सतपुली के लिए भी उन्होंने 5 लाख के वो लैब के लिए और अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए भी दिया है और उनका कार्य बहुत ही अच्छा है और प्रशंसनीय है। सतपुली के हमारे जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, हमारे एसडीएम साहब यहाँ पर और संतोष पैथवाल जी यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रक वाले हैं जिन्हें यहाँ पर दुकानें बंद हैं, अब भोजन नहीं कर पा रहे, उनको भोजन उपलब्ध करा रहे हैं और एसडीएम साहब हमें सूचना दे रहे हैं कि जहाँ टोटल कंटेनमेंट हो गया है उनकी सहायता कैसी दी जाए। तो सभी जो हमसे इस समय कट ऑफ हो गए हैं, लॉकडाउन के अंदर जो है क्वारंटीन में हैं, उनकी सहायता कैसे की जाए इसका हमें सुझाव दे रहे हैं, पूरी सहायता दे रहे हैं। सभी से मेरा आग्रह है कि बीमारी को छुपाई नहीं, जो सरकारी टीम जा रही है जांच करने के लिए उसे सहयोग दें, मास्क अवश्य पहने, सोशल। तो अखिल भारतीय वैष्णव अखाड़ा परिषद के पदाधिकारियों ने पतंजलि योगपीठ पहुंचकर आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अपना समर्थन भी दिया। श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत राजेंद्र दास ने कहा कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने योग एवं आयुर्वेद माध्यम से पूरे विश्व में भारत का मान बढ़ाया है। योग और आयुर्वेद चिकित्सा प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित हैं, जिनका व्यक्ति के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से जटिल समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है और ऐसे में आयुर्वेद पर सवाल उठाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। श्री पंच निर्वाणी यानी अखाड़े के अध्यक्ष श्री महंत धर्मदास ने कहा है कि वर्तमान में 200 से ज्यादा देश के लोग योग प्रणाली को अपनाकर स्वस्थ हो रहे हैं और महामंडलेश्वर सांवरिया बाबा ने कहा है कि आयुर्वेद एकमात्र ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका व्यक्ति के शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस चिकित्सा पद्धति से बड़ा असाध्य रोगों को भी दूर किया जा सकता है। पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने संतों का स्वागत करते हुए कहा कि सौभाग्य की बात है कि देश का संत समाज पतंजलि योगपीठ के साथ है और इसके साथ ही
संतों का समर्थन लगातार पतंजलि योगपीठ को प्राप्त हो रहा है। असाध्य रोगों के उपचार में भी योग व आयुर्वेद पूरी तरह कारगर है। योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में पतंजलि योगपीठ का अहम योगदान रहा है और इस दौरान महंत मोहनदास खाकी, महंत रामजीदास सामरिया, बाबा महंत अगस्त्यदास व महंत सुखदेव दास शामिल रहे। एलोपैथिक डॉक्टर्स क्योंकि वो संस्कृति से जुड़ेंगे, संस्कृति से जुड़ेंगे, इसलिए ऐसा उपाय करो कि किसी भी तरह से जितने भी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर क्रिश्चियनिटी का प्रचार उसको बढ़ाना है। तो उसने ये दो मकसद उसके बिल्कुल स्पष्ट थे। तो इसीलिए जो कोरोना वाली जो कहानी है, जो शुरू में जो विवाद पंगा शुरू करा, तो IMA ने इसलिए करा क्योंकि उसको ये दिखाई दिया कि एलोपैथी में तो कोई चीज़ बनी नहीं, कोई औषधि नहीं आई। आयुर्वेद में इतनी जल्दी थी कि औषधि की मान्यता बनाती है, जिसे कोई मैं बना करके वैसे नहीं कह सकता ये दवाई बन गई। ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और सब जगह पर वहाँ सब भगत नहीं बैठे हैं। स्वामी रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच चल रहे विवाद के बीच रामदेव के सहयोगी और पतंजलि योगपीठ के CEO आचार्य बालकृष्ण का बयान भी सामने आया है। दरअसल आचार्य बालकृष्ण ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि स्वामी रामदेव कोरोना में जान गंवा चुके चिकित्सकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। हम मॉडर्न चिकित्सा का सम्मान करते हैं और उसकी मदद भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग योग और आयुर्वेद को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। यही लोग साजिश के तहत स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि भारतीय ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत योग और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को विश्व अपना रहा है। असाध्य रोगों के उपचार में भी योग और आयुर्वेद पूरी तरह कारगर है। तो उधर चंपावत जिले अस्पताल में ICU के संचालन के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। दरअसल उन्होंने अस्पताल प्रशासन और CMO पर बीते दिनों जिले के भ्रमण पर आए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को ICU के संचालन के मामले में गुमराह करने का बड़ा आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष पूरन सिंह कठावत और युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूरज प्रहरी के नेतृत्व में जिला अस्पताल पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि मुख्यमंत्री के दौरे में झूठी वाहवाही लूटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला अस्पताल में ICU के संचालन की न सिर्फ झूठी जानकारी दी गई, बल्कि एक पुरुष विभागीय स्टाफ नर्स को ICU में भर्ती भी दिखा दिया गया। और कार्यकर्ताओं का कहना था कि अस्पताल में 9 माह पूर्व बना ICU प्रशिक्षित स्टाफ की कमी से संचालित नहीं हो रहा है। अस्पताल प्रबंधन को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रशिक्षित स्टाफ की मांग करनी चाहिए थी, न कि झूठी जानकारी देनी चाहिए थी। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा, जिलाध्यक्ष मंत्री विकास शाह समेत अन्य कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल रहे। यहाँ पे ऐसा है कि अभी आपने देखा ही है कि पूरे ICU के स्टाफ के बारे में इससे पहले भी जो हमने पार्टी बार बार यहाँ पे ज्ञापन देते आए कि यहाँ स्टाफ की कमी है। अभी बीच में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का जब प्रोग्राम वास्तविक स्थिति को छुपाया और उन मुखिया के सामने वास्तविक स्थिति को आने नहीं दिया। उससे पहले इन्होंने स्टाफ के ही एक आदमी को जो है मरीज बना करके वहाँ पर कोविड वार्ड में ICU वार्ड में जो है एडमिट करा और उसके बाद जैसे ही उनका प्रोग्राम खत्म हुआ वैसे ही दोबारा जो है उनको वहाँ से हटा करके जनरल वार्ड में शिफ्ट कर। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दौरा निरीक्षण करने के लिए जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया था। तो उस दौरान जो ICU को लेकर अव्यवस्थाओं को छिपाया गया स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ की बदहाल स्थिति में पर्दा डालते हुए उन्हें सब कुछ सही दिखाया गया। तो उसमें आज कांग्रेस पार्टी का यह प्रदर्शन है। जो यहाँ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका संज्ञान लेते हुए यह प्रदर्शन किया गया है और हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि वह जनता को भ्रमित करने का काम बंद करें और जो अस्पताल में स्टाफ नहीं है उस पर शीघ्र ऐसे अस्पताल में स्टाफ हो, क्योंकि यहाँ पे इस कोरोना काल में जिस प्रकार यहाँ के कर्मचारियों ने और डॉक्टर्स और नर्स वगैरह ने जो अच्छा काम किया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पतंजलि उद्योग के सह संस्थापक और योग गुरु बाबा रामदेव पिछले कुछ समय से विवादों में हैं। कोरोना महामारी के कारण देश में जिस तरह इसके हालात बने हैं, उनमें सैकड़ों डॉक्टरों के साथ ही लाखों लोगों की जान चली गई है। डॉक्टर दिन रात कोरोना संक्रमितों के इलाज में लगे हुए हैं। ऐसे में बाबा रामदेव के कुछ वीडियो वायरल हुए हैं, जिसमें वह एलोपैथी और डॉक्टरों की चुटकी लेते नजर आए हैं। रामदेव ने अपना बयान तो वापस लिया, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने डॉक्टरों और एलोपैथी पर दिए गए बयान के लिए बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं अपने गुरु रामदेव और पतंजलि उद्योग पर लोगों का हमला देख आचार्य बालकृष्ण बचाव में उतरे हैं। बालकृष्ण ने कहा कि रामदेव को टारगेट किया जा रहा है और योग और आयुर्वेद को मिटाने की साजिश चल रही है। बालकृष्ण के इस बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी हमला बोला। बालकृष्ण जी हमेशा से विवादास्पद रहे। ये नेपाल में पैदा हुए, यहाँ की नागरिकता को लेकर सवाल था। बालकृष्ण जी की जो डिग्री है बुलंदशहर की किसी कॉलेज की वैध की, वो भी संदेहास्पद रही, काफी चर्चा रही। अब वो एक बड़ा भारी एम्पायर, अगर वो वहां के हैं और यहाँ की नागरिकता का सवाल नहीं है तो कैसे, ये सारे सवाल अपनी जगह पर। अभी तो मुफ्ती उस आदमी ने घटिया बयान दिया है, और उस घटिया बयान को सुनने के बाद बालकृष्ण जी के बारे में इतना कह सकता हूँ कि मैं स्वयं पिछले 40 साल से योग करता हूँ। योग गुरुओं के लिए मेरे मन में आदर है, लेकिन बालकृष्ण जैसे लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। बालकृष्ण ने क्या कहा कि जो एलोपैथी के डॉक्टर से क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, शर्म आती है, मजाक बना दिया है। यानी जो एलोपैथी के डॉक्टर्स को क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, जिन्होंने कोरोना में योद्धा बनकर हमारे देश को बचाया, करोड़ों लोगों की जान बचाई, उनके लिए घटिया बयान देने वाले आदमी को जेल के बाहर नहीं, जेल के अंदर रहना चाहिए। अपने इस तरह स्वार्थ में या इसे बोलने का ढंग नहीं मालूम, या हर चीज को। एक युवती ने चक्राता के लोक गायक पर शारीरिक संबंध का दबाव बनाने का बड़ा आरोप लगाया है, और आरोप है कि जब युवती ने इससे मना किया तो वह उसे जंगल में छोड़कर भाग गया। पीड़िता की शिकायत पर प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार वह 14 अप्रैल को प्रेमनगर क्षेत्र में एक कार्यक्रम में गई थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह अपने घर जा रही थी और इसी दौरान उसके सामने एक कार आकर रुकी तो देखा कि उसमें लोक गायक अज्जू तोमर बैठा हुआ था। अज्जू युवती को अपने साथ चक्राता की ओर ले जा रहा था कि इसी बीच उसने कार सड़क किनारे रोक ली और वहां वह उससे गलत बातें करने लगा। आरोप है कि उसने बाद अज्जू ने युवती का हाथ पकड़ा और धूलकोट के जंगलों में ले गया। वहां उसने युवती पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। मना किया तो आरोपी ने उसे धमकियां भी दी। युवती का आरोप है कि वह थोड़ी देर बाद उसे जंगल में छोड़कर भाग गया। उस वक्त वह जैसे तैसे ऑटो से घर आई। उस वक्त फोन बंद था तो वह किसी को यह बात बता भी नहीं सकी। एसओ प्रेमनगर धनराज बिष्ट ने बताया कि बुधवार को युवती ने प्रेमनगर में इसकी शिकायत की थी और युवती की शिकायत पर प्राथमिक जांच की गई है और उसमें अज्जू तोमर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। मामले में अभी जांच चल रही है। तो उधर गंगनहर कोतवाली पुलिस ने चोरी की 6 मोटरसाइकिल के साथ अंतर्राज्य गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अभी भी फरार है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात परमिंदर सिंह डोभाल ने बताया है कि लगातार हो रही वाहनों की चोरी पर लगाम कसने के लिए टीम का गठन किया गया है। 27 मई को टीम को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल चोरी करने वाले कुछ आरोपी कोतवाली क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव स्थित एक खंडहर में चोरी की मोटरसाइकिलों को पर हाथ साफ करने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं, जिनमें से 3 गाड़ी रुड़की क्षेत्र से एवं 3 मोटरसाइकिल उत्तर प्रदेश क्षेत्र से चोरी होनी बताई गई हैं। और पकड़े गए आरोपियों में वाजिद उर्फ भोला पुत्र याकूब निवासी शाहपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार, जबकि सीटू उर्फ टीटू पुत्र दलपत सिंह निवासी ग्राम नगली नूर थाना देवबंद सहारनपुर, और वहीं तीसरे नागपाल उर्फ लाला पुत्र वेदपाल निवासी नगलो मेहनाज थाना नागल जिला सहारनपुर का बताया जा रहा है, जबकि हसीन पुत्र वकील निवाई शाहपुर थाना भगवानपुर अभी भी फरार बताया जा रहा है। गाड़ियाँ लगातार कुछ चोरी की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें हमारे सीओ रुड़की और इनके नेतृत्व में एक सीओ इंस्पेक्टर गंगनहर और उनकी टीम के द्वारा एक वर्क किया जा रहा था।
जिसमें 3 अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक भगवानपुर का और 2 सहारनपुर के लड़के हैं जो ये काम कर रहे थे। कल इब्राहिमपुर के पास में इन लोगों की अरेस्टिंग की गई थी। वहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पर हैं। इनसे 6 गाड़ियाँ अब तक रिकवर की गई हैं, जिसमें 3 हमारे क्षेत्र की हैं, 3 यूपी की हैं। बाकी कुछ गाड़ियाँ इनके द्वारा जो बेची गई हैं और कुछ और अभियुक्त इसमें शामिल रहे हैं, उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जाएगी और रिकवरी इसमें की जाएगी। उत्तराखंड के सितारगंज में विधायक सौरभ बहुगुणा द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटर से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों ने आज अभियान चलाकर ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट की जांच की है। वहीं सभासद रवि रस्तोगी ने सरकार द्वारा निःशुल्क वितरित किए जा रहे 2 माह के राशन के बारे में लोगों को जानकारी दी और सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर लोगों की लग रही भीड़ को देखते हुए आज रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं ने व्यवस्थाएं बनाई और लोगों को जागरूक किया कि वे लोग चिपक कर खड़े ना हो, भीड़ ना लगाएं। नजदीक खड़े होने से वह कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। 2 गज की दूरी का विशेष ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं। सभासद रवि रस्तोगी ने सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों से कहा कि वह दुकान पर गोला बनाकर रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ न लगवाएं और लोगों को सरकार द्वारा आय राशन की पूर्णतः उपलब्ध कराएं। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानों पर जाकर माननीय विधायक जी द्वारा दिए गए ऑक्सीमीटरों से लोगों के ऑक्सीजन जांच की और जहां जो है राशन को लेकर लोगों द्वारा जो है भीड़ लगाई जा रही है, उसको लेकर आज रेड क्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों ने जागरूकता अभियान किया। उन्हें बताया कि ऐसी भीड़ से लोग संक्रमित हो सकते हैं, इसलिए दूरी बनाकर रखें और कोटे वालों को भी चेतावनी दी हमने। तो उधर अल्मोड़ा में कोरोना कर्फ्यू के बीच पुलिस ने एक होटल कर्मी का यातायात नियम उल्लंघन पर 16,500 रुपए का चालान काट दिया है। मोटी रकम का चालान कटने पर युवक ने इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं चितई गोलू देवता मंदिर में उसने गुहार लगाई। 6 माह की कमाई के बराबर धनराशि का चालान कटने से युवक ने एसएसपी से भी गुहार लगाई। बाद में संबंधित दस्तावेज दिखाने के बाद उसकी चालान की राशि कम कर दी गई। जानकारी के अनुसार जिले के सिराड़ गांव निवासी दीपक एक होटल में नौकरी करता है। उसने बताया कि उसका महीने भर का वेतन 2,500 से 3,000 रुपए मात्र है और कर्फ्यू के बीच वह बेरोजगार है। इधर बीते दिन वह बाइक से दवा लेने बाजार आया था और शिखर तिराहे के पास तैनात पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के दौरान उसे रोक दिया और हेलमेट नहीं होने पर उसका 16,500 रुपए का चालान काट दिया। तो वहीं ब्लैक फंगस के मरीज के इलाज के लिए 150 लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। मरीज को लगातार जिस तरीके से एक दिन तक रोजाना 6 इंजेक्शन दिए जाते हैं, अगर निर्धारित मात्रा में इंजेक्शन की डोज नहीं दी जाती तो उसका रिकवरी का समय भी बढ़ जाता है। वहीं ब्लैक फंगस के ऑपरेशन केस में इंजेक्शनों की कमी के चलते दोबारा संक्रमण फैलने से मरीज की जान पर खतरा बना रहता है। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ने के साथ लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शनों का संकट पैदा हो गया है और इससे चिकित्सकों को मरीजों के इलाज में समस्या आ रही है। एम्स ऋषिकेश के म्यूकोरमाइकोसिस कंट्रोल टीम के प्रभारी और ईएनटी सर्जन डॉक्टर अमित त्यागी ने बताया कि ब्लैक फंगस के इलाज में लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और एम्फोटेरिसिन बी प्लेन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। उन्होंने बताया कि लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन के साइड इफेक्ट कम होने के चलते इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि मरीज को स्वस्थ होने में 25 दिन लगते हैं और इस दौरान उसको रोजाना कम से कम 6 इंजेक्शन की डोज देना आवश्यक होता है। वहीं एम्फोटेरिसिन प्लेन इंजेक्शन की प्रतिदिन एक ही डोज काफी होती है। उन्होंने बताया कि संक्रमण को बढ़ने से रोकने और फंगस को समाप्त करने में इंजेक्शन का बड़ा अहम रोल होता है। अगर इंजेक्शन की पर्याप्त डोज नहीं मिलती तो संक्रमण के फिर से बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और इससे खासकर ऑपरेशन के बाद मरीजों के लिए खतरा पैदा हो जाता है। म्यूकर पहले भी होता रहा है और ये फंगस जनरली तब होता है जब इम्यूनिटी लो होती है, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई ब्लड की मैलिग्नेंसी या कोई पोस्ट ट्रांसप्लांट, अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है उसके बाद, तो ये पहले भी इन मरीजों में होता रहा है। लेकिन अभी इसकी संख्या में जो हम बढ़ोतरी देख रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि मोस्टली पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव ही हैं। तो इसका कारण एक तो अनियंत्रित शुगर का होना है। उस अनियंत्रित शुगर में हम देख रहे हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में ही कॉमन समानता मिल रहा है। और इसके अलावा जो स्टेरॉयड की डोज है
स्टेरॉयड को पहले हफ्ते में जल्दी ही स्टार्ट कर देना, स्टेरॉयड का डोज का ज़्यादा देना और उसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होना, तो ये अनियंत्रित इस्तेमाल भी इसका एक कारण हो सकता है। इसके लक्षण अगर हम बात करें तो अगर नाक से जैसे ये स्पोर्ट्स जाते हैं तो नाक का बंद होना, नाक से गंदा पानी निकलना, गंदी बदबू आना, नाक के ऊपर खाल का काला पड़ जाना। अगर हम आँख की तरफ जाएं तो आँख बाहर आ सकती है, आँख में सूजन हो सकती है, पुतलियों का मुड़ना कुछ कम हो। तो नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग एवं राइका कोटबाग में वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कोटाबाग विकासखंड के पर्वतीय क्षेत्र में कोविड-19 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा भी की। सीएचसी के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान ने विधायक संजीव आर्य को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकताओं को लेकर प्रस्ताव दिया, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विधायक द्वारा इमरजेंसी एवं आइसोलेशन वार्ड के लिए अत्याधुनिक तकनीकी युक्त 2 बेड, 2 नग नेबुलाइजर मशीन, 1 नग डिलीवरी टेबल, कोविड-19 के दृष्टिगत N95 मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ब्लीचिंग पाउडर एवं थर्मल स्कैनिंग मशीन विधायक निधि से देने की घोषणा की है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक आर्य से पर्वतीय क्षेत्रों में भी वैक्सीनेशन केंद्र खोलने की मांग उठाई है और इस दौरान एसडीएम गौरव चटवाल, विधायक प्रतिनिधि कृपाल बिष्ट, हेम नैनवाल, कंचन पंत समेत तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहे। हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग पर्वतीय अंचल के साथ साथ हमारे भाबर के क्षेत्र के अधिकांश लोग इसी से लाभ प्राप्त करते हैं और कोविड की महामारी में स्वाभाविक रूप से हमारे चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हों चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, इनमें किस तरीके की वर्तमान में स्थिति है, हम कितने तरीके से इस लड़ाई के लिए तैयार हैं, इस दिशा में मैं आज यहाँ पर विजिट करने आया हूँ। प्रारंभिक रूप से जो भी बुनियादी आवश्यकताओं की जरूरत है हमारे सीएचसी को हमने वर्तमान में अभी सबको। उत्तराखंड में आज से मौसम बदलने जा रहा है। 28 मई से 1 जून तक उत्तराखंड में मौसम में हर दिन कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जहां 28 मई को उत्तराखंड के 8 जिलों में गर्जना के साथ बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है, वहीं 29 मई से 30 मई, 31 मई और 1 जून के लिए राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला था और इसके बाद मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी, लेकिन अब आज से एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 28 मई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है और इसके बाद अगले 4 दिन तक उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी रहेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और पिथौरागढ़ जिलों में कल से बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं और कहीं कहीं हवा से 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। 1 जून तक उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसीलिए हमारी आपसे भी अपील है कि आप संभल कर रहें। आज 28 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर कुमाऊं रीजन में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा की संभावना है। उसके बाद 29 और 30 मई को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन चमक के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है वहां पर तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है पिछले 3-4 दिनों में बढ़ गए हैं और सामान्य के आसपास आ चुके हैं, तो इनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पे जो अधिकतम तापमान में जो विशेषकर उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ।